ओके, तो यहाँ पे हमने बोर्डिंग डेफिनेशन देख लिया था। ठीक है, ट्रांसफार्मर के फीचर्स देख लिए थे, 7-8 पॉइंट बताए थे, याद है ना सबको? 7-8 पॉइंट्स। ठीक है, ओके। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल में म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा लेंज लॉ को समझते हैं। ठीक है, लेंज लॉ से बात करते हैं। तो अब समझो जरा, मतलब अगर हम लेंज लॉ को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये उस टाइप का बंदा है जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। सुना हुआ है ना कहावत? ठीक है, तो लेंज लॉ बेसिकली वही है कि ये उस सोर्स का या ये उस कॉज का अपोज करता है। नमस्ते अमित। ये उस कॉज का या ये उस सोर्स का अपोज करता है जिससे ये जनरेट हो रहा होता है, जिससे ये जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, और ये लेंज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी आपकी मशीन रोटेट कर रही है ना, देखा जाए, आप एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना। आई होप कि यहां से सब लोग रिलेट कर पाओगे। आप इंडक्टर आप सबने सुना हुआ है, आप सबने इंडक्टर ये। और एक बात यार प्लीज, जिसको कोई बात नहीं समझ में आए ना बता देना। ठीक है, अब यहाँ से देख तो नहीं पा रहे ना, आपका फेस आ रहा नहीं है, प्लीज इतना कष्ट कर देना। चलो, अब यहाँ पे ध्यान दो, एक इंडक्टर है। ठीक है, एक इंडक्टर है। जब मान लो इसमें आपने, ऑब्वियस बात है, डीसी सप्लाई दोगे, तो डीसी सप्लाई दोगे तो क्या ये एक ऐसा काम करेगा? एनीवन? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? सिंपली वायर की सिंपली वायर की तरह बिहेव करेगा। सिंपली वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको आपके सामने एक वो दे दिया, सप्लाई दे दिया, एसी सप्लाई। अब एक बात बताओ, होगा क्या? होगा क्या? ये आपका जो करंट है दैट इज कांस्टेंट और वेरिएबल। ये जो करंट आपकी सप्लाई जा रही है, दिस इज कांस्टेंट और वेरिएबल। एसी सप्लाई है, तो एसी सप्लाई का जो नेचर होगा क्या होगा? वेरिएबल होगा। एसी सप्लाई का नेचर क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक, अब ये जो वायर है, दिस इज काइंड ऑफ कंडक्टर, यस या नो? ये जो वायर है, दिस इज काइंड ऑफ कंडक्टर। अब ये जो कंडक्टर है, यहां से जो करंट जा रहा है, ये वेरिएबल करंट वेरिएबल वेरिएबल करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरिएबल फ्लक्स, यस या नो? फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जैसा करंट वैसा फ्लक्स। तो अभी आप बताओ, आपके सामने अगर वेरिएबल फ्लक्स है, फ्लक्स वेरिएबल है और कंडक्टर स्टेशनरी है, तो क्या यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? यस या नो? यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलो, वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होनी चाहिए? एन डी फाइव बाई डी टी, यस या नो? अच्छा, एक 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 मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये जो मैं बता रहा हूँ और जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें क्या आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है क्या? सारी चीजें एक ही चीज है यार। बस यहाँ पे कोर मटेरियल लगा के मैं तुम्हें वायर लगा देता बस। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा मत सोचो सर ट्रांसफार्मर पढ़ाते पढ़ाते इंडक्टर कहाँ से घुस गया, यार कुछ नहीं अलग है, सब एक ही है।
एक बात समझो ना, अगर मैंने यहीं पे तुम्हारे सामने एक ऐसे कोर मटेरियल लेके ऐसे वायर लपेट दिया होता, तो एक्चुअली ए भी तो ए भी इंडक्टर है, ए भी इंडक्टर है, यस या नो? ए भी कॉइल है, ए भी कॉइल है, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? समझ पा रहे हो? तो इसको अलग अलग मत देखो आप ये मत सोचो कि ये अलग बातें हो रही है, वो अलग बातें हो रही है, सारी बातें एक ही है। आप इसे समझ लो, आप ट्रांसफार्मर समझ रहे हो। ओके, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डिफाई बाई डी टी। अब समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। अब ये जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा, जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इसकी डायरेक्शन कुछ ध्यान से सुना मेरी बात। इसकी ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो ईएमएफ कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? ईएमएफ कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? इंडक्टर में। ईएमएफ कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? इंडक्टर में। अगर ईएमएफ में जो भी इंडक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ये जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज करेगा। तो मतलब ई की डायरेक्शन कैसी है? प्लस माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब समझो जरा, अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? एक करंट प्रोड्यूस करेगा, और ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अपोजिट टू द सप्लाई करंट, यस या नो? सप्लाई वोल्टेज की वजह से एक करंट प्रोड्यूस हो रहा था जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा था। यहाँ पे फ्लक्स कटिंग हुई, ईएमएफ जनरेट हुआ। इस ईएमएफ की वजह से एक, अगर सर्किट कंप्लीट है, एक करंट प्रोड्यूस होगा जो कि किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या ये मेरी बात सबको क्लियर है? इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, आपने ये तो स्टेटमेंट सुना हुआ है ना कि एक इंडक्टर, इंडक्टर क्या करता है? हमेशा चेंजिंग करंट का अपोज करता है। तो एक्चुअली यार जो मेन करंट है वो ये वाला है, तो उसका अपोज कौन कर रहा है? ये वाला करंट ना। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये आपका वेरिएबल करंट। अगर ये करंट कांस्टेंट होता तो यहाँ पे कोई ऐसा क्रिएट, इसका अपोज करने के लिए कोई होता ही नहीं यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो समझो जरा, एक डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? सप्लाई लगाया, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? करंट प्रोड्यूस हुआ। उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। उस फ्लक्स नेचर, वेरिएबल फ्लक्स, वेरिएबल नेचर ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस है क्या करेगा? सप्लाई का अपोज करेगा, सप्लाई का अपोज करेगा। क्या मेरी ये सारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये जो पूरी मैंने लाइन लगाई है आपके सामने, सप्लाई वोल्टेज करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस, क्योंकि E इक्वल टू एन डिफाइड बाई डी टी। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपोज करेगा सप्लाई करंट का। क्लियर? इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? तो एक्चुअली अब इस पूरे पिक्चर में एक लेंज, लेंज लॉ कहां पे है? यहां पे है लेंज लॉ। ये जो अपोज कर रहा है ना, ये जो अपोज कर रहा है, यहां पे होता है लेंज लॉ। आगे बात समझ में? समझते हैं ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। तो जैसे देखो, सिंपल क्या है, यहां से आपका फ्लक्स यहां से जा रहा, मतलब ये आपका वायर है, ठीक है? ये प्राइमरी इधर दे दिया, बट आप सिंपल समझो कि इधर प्राइमरी है, इधर सेकेंडरी है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपका वायर जा रहा है। अब ये जो वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक बात समझना यार, अच्छा बताओ, इसे तुम ट्रांसफार्मर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मुझे सिंपल सा बात बताना।
ये ट्रांसफार्मर है या नहीं? यस या नो? मतलब बेसिकली यहां से सप्लाई दे रहे हैं, यहां से सप्लाई दे रहे हैं और यहां पे सप्लाई मिल रहा है। एक्चुअली दिस इज एयर एयर कोल्ड ट्रांसफार्मर। दिस इज एयर कोल्ड ट्रांसफार्मर। ये जो एयर कोल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं साइज में बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। और कब यूज, अगर आपको यूज करना ही है, हालांकि आप देखो समझो जरा, जैसे मान लो एक, हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो जैसे आप ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पे कोई कुछ भी सामान, जैसे यहाँ पे था कि पहुंचाना था 1000 वाट। सिंपल, एक सिंपल सा लॉजिक समझना। वाट क्या, VA देख लो, VA पहुंचाना था, ठीक है। इसको यहां से यहां पे पहुंचाना था। पावर ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफर करना है? पावर ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफर करना है? पावर ट्रांसफर करना है, ठीक है। चलो अब एक बात समझो, अगर पावर ट्रांसफर करना है, अगर तुमने कोई ऐसा मीडिएटर चूज कर लिया जो कि तुम्हारे सारे पावर को खा गया, पावर को खा गया इन द सेंस पावर को लॉस करा दिया, तो क्या आप ऐसा मीडिएटर चूज करोगे? बोलो। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो अब उसी में से एक कौन है? एयर है। एयर कौन है? जो पावर को बहुत ज्यादा कंज्यूम करने वाला है, मतलब उसे लॉस में करा देगा लीकेज के फॉर्म में, बट उसे प्राइमरी से सेकेंडरी पे नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पावर ट्रांसफर हो रहा है, ये पावर ट्रांसफर किस फॉर्मेट में हो रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनना, आंसर देते जाना। पावर ट्रांसफर होने के पीछे बेसिक प्रिंसिपल का नाम क्या है? बेसिक प्रिंसिपल का नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल, क्या नाम है? म्यूचुअल इंडक्शन। अब एक बात बताओ, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन में जो मेन रोल होता है वो किसका होता है? म्यूचुअल इंडक्शन में जो मेन रोल होता है किसका होता है? फ्लक्स का। फ्लक्स लिंकेज, दोनों आंसर सही है, फ्लक्स लिंकेज। अब एक बात बताओ, मतलब आप बेसिकली पावर यहां से यहां पहुंचाना चाहते हो, इसको मैं दूसरे शब्द में ये बोल सकता हूं कि आप बेसिकली यहां का मैक्सिमम से ज्यादा फ्लक्स यहां पे लिंक कराना चाहते हो, यस या नो? जल्दी बोलो। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपके सामने ये बोल रहा हूं कि यहां से मैक्सिमम फ्लक्स आप सेकेंडरी पे लिंक कराना चाहते हो, मेरी बात फिर ध्यान से सुनो। आपका जो ट्रांसफार्मर है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम कर रहा है, दैट इज ओके। अब म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली उसका मतलब क्या है कि फ्लक्स लिंकेज कराना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो। अब बताओ, आपका जो टारगेट है कि प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक होना चाहिए। जिस तरीके से ज्यादा करंट ट्रांसफर के लिए, मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा, कंडक्टिविटी ज्यादा रखने के लिए जो आप रेजिस्टेंस लेते हो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे हम हम यहाँ पे करंट को ट्रांसफर करा रहे हैं? बोलो, क्या हम यहाँ पे करंट को ट्रांसफर करा रहे हैं? नहीं करा रहे करंट को ट्रांसफर। हम किसको ट्रांसफर करा रहे हैं? हम फ्लक्स को ट्रांसफर करा रहे हैं। तो क्या हम, पहली बात मुझे बताओ, क्या हमारे हमारे लिए रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? जल्दी बोलो। फिलहाल कोई है? नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न है क्या है? फ्लक्स। और फ्लक्स के लिए आपका जो मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लो रिलक्टेंस। क्या होना चाहिए? लो रिलक्टेंस। तो अब आप बताओ यहाँ पे, अब आपको कोई मटेरियल रखना है। मटेरियल क्यों रखना है? क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स आप कहां से, प्राइमरी का मैक्सिमम फ्लक्स कहां पे चाहते हो? सेकेंडरी पे लिंकेज चाहते हो। तो इसके लिए क्या हम एयर यूज कर सकते हैं?
क्या हम एयर यूज कर सकते हैं? बोलो, एयर यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट अगर एयर में, जैसे आप ये समझो 1,000 रुपए आपको किसी को ट्रांसफर करना है, ठीक है? अगर आपने मतलब एक बंदे की हेल्प ली, उसने 1,000 रुपए टोटल दूसरे बंदे को दे दिया। बट अगर आपने दूसरे बंदे की हेल्प ली तो 1,000 आपने दिया उसको पहुंचाने के लिए और उसने पहुंचाया 1 रुपए। ये पहला बंदा पता है कौन है? कोर मटेरियल, आपका लो रिलक्टेंस मटेरियल या सिलिकॉन स्टील। कौन है? सिलिकॉन स्टील। नहीं, आप तो जीरो पहुंचाओगे, आपको तो कुछ जोड़े दे, जहां पे जीरो हो जाएगा। और ये जो दूसरा बंदा है, ये कौन है? मतलब एक कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और एक कौन है? दिस इज एयर। तो क्या तुम डिफरेंस देख पा रहे हो? क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है कि कितना टाइम का लॉस हो रहा है? 999 टाइम का लॉस हो रहा है। तो क्या आप एयर कोर यूज करोगे? बोलो, क्या आप एयर कोर यूज करोगे? नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है। कौन सा मटेरियल यूज करोगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करोगे। आ रही बात समझ में? कौन सा यूज करोगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बेसिकली अब समझो जरा, अगर आप फेरोमैग्नेटिक, तो ये है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अब बताओ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने क्यों यूज किया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स है वो कहां पे लिंक हो? सेकेंडरी पे लिंक हो। आगे बात समझ में? हमने जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या लो रिलक्टेंस मटेरियल लिया, उसको क्यों लिया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए, क्या उसके होने ना होने से फ्लक्स के प्रोडक्शन में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? फ्लक्स के प्रोडक्शन में कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं। तुम चाहे कोई सा मटेरियल लो, फ्लक्स जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही होगा। बट फ्लक्स के लिंकेज में फर्क पड़ेगा? तो आंसर इज यस। फ्लक्स का लिंकेज तभी ज्यादा होगा जब उसको आप एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराओगे जो कि उस फ्लक्स लिंकेज के लिए कंफर्टेबल या फेवरेबल सिचुएशन देगा। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब, सबसे पहले आपने क्या किया? यहाँ पे करंट दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने क्या दिया? सप्लाई दिया। करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और इस फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होने वाला है? ईएमएफ। कहां पे? प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे? प्राइमरी पे। और इस ईएमएफ को बहुत ध्यान से सुनते चलो, ये सारी चीजें एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं और सब लोग ध्यान से साथ सिंक्रोनाइजेशन। अभी V1 I1 भूल जाओ इधर। देखो, सबसे पहले आपने क्या दिया होगा? सप्लाई लगाई होगी प्राइमरी पे, सप्लाई लगा दी होगी V1। ठीक है, चलो, जो स्टेप तुम्हें नहीं समझ आएगा ऑन द स्पॉट उसी समय बोल देना है। सबसे पहले तुमने सप्लाई दिया, उस सप्लाई की वजह से क्या आएगा? जल्दी बोलते जाओ, अब आप ही बोलोगे। सप्लाई की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। चलो, सप्लाई की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लक्स। क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स कहां की बात हो रही है? प्राइमरी की, सेकेंडरी की? फ्लक्स कहां की? प्राइमरी की, सेकेंडरी की? अभी प्राइमरी की फ्लक्स की बातें हो रही है। चलो, अब इस फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ फार्मूला? एन डी फाई बाई डी टी। एन डी फाई बाई डी टी। और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का? नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का, सेकेंडरी का? प्राइमरी का। तो एन डी फाई बाई N1 डी फाई बाई डी टी। यहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ? E1 प्रोड्यूस हुआ। चलो, अभी बताओ, E1 के बाद बेसिकली अगर तुम्हें याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर करंट E1 है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा जो कि उस मेन करंट का अपोज करेगा। यस या नो? अभी बोला था, ठीक है? उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या होगा? एक करंट प्रोड्यूस होगा। ये सारी चीजें जब मैं फेजर डायग्राम बताऊं, हाँ वेरी गुड, ड्यू टू लेंज लॉ। ड्यू टू लेंज लॉ जो कि हमेशा क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। चलो, अब अभी समझते हैं थोड़ा सा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ
अब यहाँ पे समझो जरा, ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, याद रखना दो फ्लक्स आ जाते हैं सिस्टम में। एक तो ये आपका सिंपल सा ये जो करंट फ्लक्स, इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और वो फ्लक्स यहाँ पे क्या चाहेगा, जाके इस, देखो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है बेसिकली किसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, जल्दी बताओ। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है फेवरेबल कंडीशन किसको प्रोवाइड कर रहा है, फ्लक्स को। किसको प्रोवाइड कर रहा है, फ्लक्स को। अगर ये ना होता, अगर ये फेवरेबल, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल ना होता तो क्या फ्लक्स का ट्रांसफर हो रहा होता, सेकेंडरी पे फ्लक्स लिंक हो रहा होता? आंसर इज नो, कोई फ्लक्स वहां पे लिंक नहीं हो रहा होता। ठीक है, अच्छा इधर आ जाओ। अब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स लिंक हो रहा है। चलो फ्लक्स लिंक हो गया, अब इस फ्लक्स लिंकेज की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस या नो। अगर फ्लक्स हो रहा है तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो उसकी वजह से बेसिकली अगेन क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। करंट, और वो जो करंट होगा, अब अगर आपने यहाँ पे एक टर्मिनल, एक आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, उस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज। या फिर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूं कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसमें से यहाँ पे आर प्लस जे एक्स की वजह से जो लॉस होगा, काइंड ऑफ इम्पीडेंस लॉस, उससे जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे हम, बेसिकली यहाँ पे लॉसेस के बाद जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज या सप्लाई। ये V2 है, अभी आप कंफ्यूज मत होना, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, अभी मुझे बताओ थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि नहीं ट्रांसफार्मर काम कैसे कर रहा है। मैं बता रहा हूँ बहुत डिटेल में बताऊंगा, अभी अभी थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा है आपको। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ी देर। तो अभी देखो यहाँ पे एग्जाम में कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, यहाँ पे देखो एग्जाम में कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का जो कोर मटेरियल होना चाहिए उसका रिलक्टेंस क्या होना चाहिए, हाई या लो, तो आंसर इज लो। ठीक, चलो अच्छा एक बात और, एक बात और, क्या यहां पे प्राइमरी का पूरा फ्लक्स जाके सेकेंडरी पे लिंक हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो नहीं हो रहा है, यहां पे एक टर्म और समझो। देखो अगर मैं टोटल फ्लक्स लेता हूं φ1, तो ये φ1 एक्चुअली दो पार्ट में बढ़ रहा है। एक कौन सा है, φ12, और एक है φ11, या फिर फाई लीकेज। क्या, फाई लीकेज। अब बताओ ये जो मैं φ1 बोल रहा हूं दिस इज द टोटल फ्लक्स, यहां पे तुम्हें अगर डायग्राम में दिख रहा होगा तो दिख भी रहा होगा। ये जो, ये बात बताओ क्या ये तुम्हारे काम का है फ्लक्स, ये जो मैं जिस पे मार कर रहा हूं तुम्हारे काम का है क्या फ्लक्स, ये क्या हो गया, लीकेज हो गया ना। ये तो दिस इज काइंड ऑफ लीकेज। क्या इससे आपको ट्रांसफार्मर के किसी भी प्रोसेस में, पावर ट्रांसफर के किसी भी प्रोसेस में हेल्प मिलने वाली है? नहीं। समझ रहे हो, जैसे होता है ना कि मान लो आपके घर से शॉप है, आपको कोई मान लो 1000 रुपए का सामान लेना है, आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे शॉप है, तो अब आपने ऑटो के लिए अलग से 50 रुपए लिया, तो काइंड ऑफ वो 50 रुपए का कोई मतलब नहीं था, बट उस मतलब काइंड ऑफ लॉस में चला गया ना, आपका सामान तो 1000 का ही था। समझ रहे हो, तो काइंड ऑफ दिस इज एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा खर्च हो गया, लीकेज हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि यहाँ पे टर्म होता है कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग। आप बताओ कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग की जो वैल्यू होती है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, एक बार ध्यान से सुनो, होता क्या, पहले डेफिनेशन समझो। टोटल फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स कौन है, φ1 है, φ12 है, या फाई लीकेज है, φ1 है, φ12 है, या फाई लीकेज है।
टोटल फ्लक्स φ1, टोटल फ्लक्स इज φ1। चलो अभी समझो जरा, टोटल, अच्छा एक बात बताओ, विच वन इज ग्रेटर, φ1 या φ12, φ1 या φ12, विच वन इज ग्रेटर, φ1। चलो अब यहां पे ध्यान से समझो, ये जो तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, ये होता क्या है, टोटल फ्लक्स का वो पोर्शन जो कि सेकेंडरी से जाके लिंक हो रहा है, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या ये डिफिनीशन सबको समझ में आया? टोटल फ्लक्स का वो पोर्शन जो कि सेकेंडरी पे जाके लिंक हो रहा है। अब एक बात बताओ, φ12 की वैल्यू किस केस में ज्यादा होगी, एयर के केस में या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में? φ12 की वैल्यू किस केस में ज्यादा होगी, एयर या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, φ1 की वैल्यू किस केस में ज्यादा होगी, φ1 की वैल्यू किस केस में ज्यादा होगी, एयर या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? एयर या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? φ1 की वैल्यू सेम, वेरी गुड, सेम होगी यार। समझो जरा, इसका मतलब क्या हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे जिसको भी डाउट हो रहा है मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, φ1 इज इक्वल टू φ12 प्लस फाई लीकेज, φ1 इज इक्वल टू φ12 प्लस फाई लीकेज। एक किस केस में, ये मान लो एयर के केस में, एक किस केस में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या सिलिकॉन स्टील, जो भी आप समझो अभी फिलहाल तो इस केस में। अब देखो जरा, ये जो φ1 है क्या मटेरियल पे डिपेंड करता है क्या, φ1 क्या मटेरियल पे डिपेंड करता है? आंसर इज नो, ये तो करंट पे डिपेंड करता है, φ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपका कितना एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे कितना फ्लक्स का ट्रांसफर होगा, क्या ये उस मीडियम पे डिपेंड करता है? यस, ऑब्वियसली यस। तो अब बताओ, φ12 की वैल्यू क्या होगा इसमें, लो, और इसमें क्या होगा, हाई। ठीक, चलो नेक्स्ट, अब बताओ फाई लीकेज किस केस में ज्यादा होगा, एयर के केस में या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में? एयर के केस में, अच्छा एयर के केस में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, हाई होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीकेज फ्लक्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीकेज फ्लक्स? प्राइमरी का वो फ्लक्स जो कि सेकेंडरी से लिंक ना हो रहा हो, दैट इज द लीकेज। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, प्राइमरी का वो फ्लक्स जो कि सेकेंडरी से लिंक ना कर रहा हो, दैट इज द लीकेज फ्लक्स। मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो ऑब्वियस सी बात है, एयर के केस में ज्यादा, मैक्सिमम केस तो लिंक ही नहीं करेगा ना, मैक्सिमम फ्लक्स तो लिंक ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज लो। अब बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ एयर क्या हो जाएगा, φ12 डिवाइड बाई φ1, एंड ए भी क्या होगा, φ12 डिवाइड बाई φ1। बट क्या इन दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस है, बोलो? ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये तो वैल्यू क्या है, ये तो बहुत लो है, तो कहने का मतलब ये तो पॉइंट में कुछ हो जाएगा, 0.012 कुछ इस तरीके से। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो 0.001 होगा, और ये कितना होगा, नियर टू द यूनिटी। ये कितना होगा, नियर टू द यूनिटी, या फिर पॉइंट 0.95 या 0.96। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा, व्हाट इज द आइडियल
coefficient of coupling for a transformer, ideal coefficient of coupling, that is the 1. आइडियल कितना होना चाहिए? 1 coefficient of coupling. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि क्या मतलब आप एक ऐसा मटेरियल लो, आप एक ऐसा मटेरियल लो जो गलती से भी एक रत्ती भर भी फ्लक्स लीकेज ना करे, मतलब प्राइमरी का पूरा फ्लक्स कहां पे लिंक हो? सेकेंडरी पे. तो दैट इज नोन एज आइडियल कपलिंग. दैट इज नोन एज आइडियल कपलिंग. आगे बात समझ में? अगर ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपका इसके बारे में, और बाकी कैसे काम करता है अभी सब देखते हैं. ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन पे थोड़ी और बातें करते हैं. कंस्ट्रक्शन में देखो इतने पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हम. कोर मटेरियल, उसके बाद तुम्हारा विंडो फैक्टर, स्टैकिंग फैक्टर, कंजर्वेटर टैंक, बुशिंग, ब्रीदर टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट टाइप्स. अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं. ठीक है, अभी मुझे आप ये बताओ कि अभी तक जो भी मैंने चीजें बताई उसमें किसी को कोई दिक्कत है? एक बार बता दो, कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. ठीक है, चलो. जब बोर होने लगना बता देना यार, कोशिश कर रहा हूं बोर ना फील हो, बट स्टिल. ओके, अब यहाँ पे पहले ना तुम्हारे सारी बातें करते पहले जो तुम्हारे सामने दिख रहा है. अब एक बार बताओ, आप इसको क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बोलते जाओ ताकि मुझे पता चले. इसे क्या बोलेंगे? क्या है ये? कंजर्वेटर टैंक. चलो, ये क्या है? ये क्या है? ये तीन चीजें क्या हैं? बुशिंग. बुशिंग, ओके. जरा मुझे ये बताना फिर क्या है ये जो चार दिख रहे हैं आपके सामने? ये चार क्या दिख रहे हैं आपके सामने? आउटपुट बुशिंग. देखो, इसको बोलते हैं लो वोल्टेज बुशिंग. इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज बुशिंग, और इसको बोलते हैं लो वोल्टेज बुशिंग. आगे बात समझ में यार. ट्रांसफॉर्मर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टर्मिनल इंटरिंग टर्मिनल दोगे, लिविंग टर्मिनल भी तो दोगे. बुशिंग का क्या सिर्फ अंदर ही कनेक्शन दोगे क्या? बाहर नहीं ले जाओगे क्या? आ रही बात नहीं समझ में? कोई मुझे बताया कि चार क्यों बनाया इसमें? एनीवन? चलो, आने वाला तीन बुशिंग था. चलो, वेरी गुड. एक्चुअली उसमें एक न्यूट्रल होता है जो कि आप उसे ना ग्राउंडेड, अगर आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली देखा होगा स्टेशन पे, तो उसे ना डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड रखते हैं. तीन से कनेक्शन लेते हैं और चौथे से, हाँ, स्ट्रिप के साथ, प्रॉपर स्ट्रिप के साथ उसे कनेक्टेड रखते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है? नहीं, यहां से सिंगल फेज सप्लाई नहीं, इसे सिंपली ना प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं. मतलब इसे डायरेक्ट, इसे ना आप देखोगे ना तो ऐसे ही कनेक्ट कर दिया जाता है ग्राउंड से, ऐसे ही डायरेक्ट, और यहां से आपको तीन कनेक्शन ले लेते हैं. मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो. आप बोलना चाह रहे हो कि स्टार कनेक्शन में जो न्यूट्रल होता है उसकी वजह से एक सप्लाई ले लेते हैं, और एक टर्मिनल और एक सप्लाई ले लेते हैं. आप यही बोलना चाह रहे हो ना? नहीं, यहां से नहीं लेते वो. एक्चुअली वो आपको उस जब पोल से बात होती है वहां पे, ये तो सिंपली यहीं पे ग्राउंड कर दिया जाता है. उस सब स्टेशन पे ही ग्राउंड कर दिया जाता है. चलो, तो ये हो गया तुम्हारा कंजर्वेटर टैंक. ठीक है, ओके. ये तुम्हारा हो गया क्या? बुशिंग. ये तुम्हारा क्या हो गया? बुशिंग.
अब एक और बताओ, क्या बोलते हैं, यहीं पे लगा होता है ब्रीदर। यहीं पे क्या लगा होता है? ब्रीदर। ये थोड़ा सा ना ऐसे सांप जैसा निकला होता है, इसमें दिखाया नहीं, ऐसा ही होता है कुछ। यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लगा होता है? ब्रीदर लगा होता है। हाँ, मतलब उसी के पास में ही होता, कंजर्वेटर पे ही होता है। या देखो ऐसा नहीं है, आपको कभी कभी इसके ऊपर मिल जाएगा, कभी कभी एक्सटर्नली भी मिल जाएगा। ये मैंने दोनों देखा हुआ है, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कभी कभी लगता है कंजर्वेटर टैंक के ऊपर ही लगता है ब्रीदर, ठीक। और कभी कभी आपको डायरेक्ट वहां से मिल जाएगा। तो ए हो गया। अच्छा, यहाँ पे बातें भी करते चलते हैं। बुशिंग क्या करता है? ये सारी चीजें लिखवाने वाली तो है नहीं यार, तो बुशिंग क्या करता है जल्दी जल्दी बता दो। बुशिंग क्या करता है? बुशिंग करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। लिखते चलना, जिसको जिसको जो पहली बार देख रहा है, क्या करता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में करता है? ट्रांसफार्मर टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक और जो आपका लीड्स है, या फिर जो सप्लाई है, मतलब वायर है बेसिकली, वायर। यार देखो, अगर अगर एक बात बताओ, समझो जरा, अगर बुशिंग ना हो तो अगर तुमने डायरेक्ट यहीं पे टर्मिनल डाल दिया अंदर, तो इस ये जो वायर है इस ट्रांसफार्मर टैंक से टच होगा, और टच होगा तो आसपास वालों को खतरा हो जाएगा ना। तो अगर मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं, तो एक्सटर्नली आपको वायर से कौन बचाता है? वायर के सप्लाई, वायर के करंट से कौन बचाता है? तो बुशिंग। इंटरनली कौन बचाता है? तो आंसर इज ट्रांसफार्मर ऑयल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इंटरनली अंदर, इंटरनली आपका जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है आपको बचाता है। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल ना हो तो भी आपको झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो आपकी वायर है वो टैंक के टच में आ जाएंगी, टैंक के टच में आ जाएंगी, और आप बाहर हो तो आपको झटका लग सकता है। तो अंदर वाला जो पोर्शन है, जो लाइव वायर है, उससे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इंटरनली ट्रांसफार्मर ऑयल। एक्सटर्नली कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? बुशिंग। एक्सटर्नली कौन कर रहा है? बुशिंग। तो दोनों का काम हमारी सेफ्टी का ही है। आगे बात समझ में? जो काम इंटरनली ट्रांसफार्मर ऑयल कर रहा है वही काम एक्सटर्नली बुशिंग कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा, ये सब मैं लिखवाऊंगा नहीं, तो अपने लैंग्वेज में लिखते चलना यार, ठीक है। ये सारी बातें अपने लैंग्वेज में लिखते चलना, क्योंकि बहुत चीजें लिखवाऊंगा तो यार कम से कम 3 महीना लूंगा मैं पढ़ाने, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बुशिंग डन। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखवा दूंगा। चलो, बुशिंग हो गया, ये आपका। अच्छा, कंजर्वेटर टैंक, ये क्या करता है? जैसे अंदर कोई हीट, बेसिकली जो ऑयल का लेवल है, जो ऑयल का, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर नहीं पंकज, कंजर्वेटर टैंक, जो ऑयल है अंदर क्या होता है? कोई भी ऑयल हीटअप होने पे क्या होता है? एक्सपेंड होता है, कंप्रेस होता है। कोई भी ऑयल हीटअप होने पे क्या होता है? एक्सपेंड होता है। और अगर वो एक्सपेंड है, होगा, तो उसे जगह चाहिए एक्सपेंशन के लिए। अब वो जगह कौन प्रोवाइड करेगा? कौन प्रोवाइड करेगा? कंजर्वेटर टैंक। आगे बात समझ में? कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। चलो, अब अब जैसे अंदर, अंदर आपको क्या बोलते हैं? अच्छा, अब जैसे अ, अच्छा, ब्रीदर बताओ जरा, ब्रीदर बताओ क्या करता है? बोलो, ब्रीदर क्या करता है?
निकाल दो, तुम भी बताओ यार। मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। एक बार, अच्छा चलो तुम बोलो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर रहा है, हम लॉक कर देते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, हम न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, हटा देते हैं ना ब्रीजर को, प्रॉब्लम क्या है। गैस, गैस हीट से बनती है, उससे निकलता है, एयर अब्जॉर्ब करता है, ऑयल हीट होगा तो बाहर जानी चाहिए, गैस भी, अगर बाहर जानी चाहिए तो उसे अब्जॉर्ब क्यों करना, तो सिर्फ वन साइडेड रख देते हैं ना, अंदर से ले जाना बाहर को। दोनों करता है। हाँ, एक्चुअली देखो, यहां पे एयर को एयर को बेसिकली अंदर, देखो जो एयर जो बाहर निकल रहा है उसमें तो कोई डिस्टरबेंस नहीं करता, जो एयर बाहर से अंदर आ रही होती है, बाहर वाले एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर, अगर वो मॉइस्चर हमारे एयर में ऑयल में मिक्स हो गया तो फिर क्या होगा, वहां पे एयर की क्वालिटी खराब हो जाएगी, सॉरी ऑयल की क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए वो मॉइस्चर को वहीं पे क्या करेगा, कि यहां पे क्या करेगा कि उस एयर, एयर की जो मॉइस्चर होगा उसको वहीं पे खत्म करेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा, और उस एयर को मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करने के लिए क्या लगा होता है, सिलिका, सिलिका लगा होता है। सर ट्रांसफार्मर में पानी क्यों डालते हैं, ट्रांसफार्मर में पानी आएंगे, कूलिंग में आएंगे, अभी आते हैं, ठीक है, एक वर्ड है कूलिंग, उस पर बात करेंगे, ठीक है, और उस, अच्छा उसमें बोलो आप, जो पानी के टैंक में उसमें पानी क्यों डालते हैं, टैंक में, यार तुमको लगता है कि उसमें नहीं डाला जाता, हालांकि कभी कभी लुब्रिकेटिंग को, मतलब वो लुब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए, बट वैसे, वैसे अलग से नहीं, जो आपको लगता है, जैसे होता है ना कि आप एक बार बताओ, हाँ डालते हैं वो उसमें, जैसे आप ये समझो, वो जो ट्रैक्टर होते हैं, हाँ ऑयल में ही डालते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं डालते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में डालते हैं ना वो कूलिंग के पर्पज के लिए डालते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में वाटर डाला जाता है कूलिंग पर्पज के लिए डाला जाता है, और जो ऑयल में डालते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में डालते हैं, चलो बात करेंगे यार, ऐसे सारी चीजें से डील नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट पे आते हैं, अभी फिलहाल इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ब्रीदर का कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, आगे बढ़े हम। चलो, तो मॉइस्चर और डस्ट को, डस्ट, मॉइस्चर और डस्ट से बचाता कौन है, ब्रीदर, ठीक है, मॉइस्चर और डस्ट से बचाता कौन है, ब्रीदर, ब्रीदर में क्या यूज होता है, सिलिका जेल, ब्रीदर में क्या यूज होता है, सिलिका जेल, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब तक सिलिका जेल नॉर्मल सिचुएशन में होता है, सिलिका जेल जैसे नॉर्मल सिचुएशन में है, तो उस समय क्या, कैसा कलर होता है, तो डार्क ब्लू, कैसा कलर होता है, डार्क ब्लू, और जैसे ही मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जैसे ही मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो उस समय कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, उस समय कैसा हो जाता है,
पिंक हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डार्क ब्लू अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर दुर्भाग्य की बात है ये सारे जो ऑप्शन बता रहे हो ना, इस तुम्हारे ऑप्शन में होंगे नहीं, उसमें पिंक ही होगा। ठीक है, तो तुम्हें जो भी कलर याद करना है कर लो, आएगा ऑप्शन में पिंक ही, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तुम पूरा सारे क्वेश्चन छोड़ के बस इसका हिंदी देख के खुश हो लेना। ठीक है, ओके। तो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करेगा, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन किस मतलब ब्रीदर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारा मैं बता रहा हूं, और ऐसे ही लिखना है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। ब्रीदर क्या करता है, क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, किससे किससे बचाता है, डस्ट से और मॉइस्चर से। ठीक है, किससे किसका यूज होता है मैक्सिमम केसेज में, सिलिका जेल का। किसका होता है, सिलिका जेल का। नॉर्मल सिचुएशन में डार्क ब्लू, और जब मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है तो उसमें पिंक हो जाता है। टॉप में स्पेस होता है अलग से ऑयल का, उसमें छोटा सा। क्यों डाला, क्यों जाता है उसमें? आधी अधूरी जानकारी मत रखा करो यार। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद अच्छा, बुशिंग किसका बना होता है, बुशिंग किस मटेरियल का बना होता है, जल्दी बोलो। पोर्सिलिन का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और, नहीं पोर्सिलिन का, माइका का नहीं। एक बात और, जो पोर्सिलिन होता है, बुशिंग की बात करें अपन, अगर बुशिंग की बात करें तो 33 kb तक जो होता है उसमें यूज किया जाता है कौन सा, पोर्सिलिन। बट बट दूसरी बात याद रखना, बियॉन्ड 33, बियॉन्ड 33 kb, यहाँ पे दो दो टाइप के देखने को मिल सकता है आपको। एक ही आएगा जब भी आएगा ऑप्शन में, एक होता है कंडेंसर टाइप, एक होता है ऑयल फील्ड टाइप। ऑयल फील्ड टाइप, ये दो, ये दोनों यूज किया जाता है बियॉन्ड 33 kb। बस ये पॉइंट लिख लो, इससे ज्यादा नहीं, बुशिंग से रिलेटेड। अच्छा, कंजर्वेटर टैंक अगर नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, कंजर्वेटर टैंक नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, टैंक ब्लास्ट कर सकता है, टैंक आपका ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंड होने के लिए जगह नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो अब यहां पे एक बात बताओ, अभी बुशिंग हमने पढ़ लिया, कंजर्वेटर टैंक पढ़ लिया, ब्रीदर टैंक पढ़ लिया, अभी कोर पे बात करते हैं। इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों से सारे
कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ब्रीजर, बुशिंग, कंजर्वेटर, ठीक है। चलो एक एक को डील करते हैं। देखो इसको लिखने का, और जब तुम्हें रिवीजन भी करना है ना तो ऐसे ही करना है कि एक टॉपिक उठा लिया, उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है सारा दिमाग में रिकॉल कर लिया, फिर दूसरा टॉपिक उठाया, रिकॉल कर लिया। तो इस तरीके से ना रिवीजन भी होता है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई। ओके, अब हम बात करते हैं, पहले इस पे आ जाते हैं, कोर पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। किस पे? कोर मटेरियल। ट्रांसफार्मर का माई बाप, यहां से भी बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ओके, कोर। अब देखो, सबसे पहले ये जो कोर का मटेरियल होना क्या चाहिए, पर तो बोलते जाना, परमिबिलिटी क्या होनी चाहिए? परमिबिलिटी क्या होनी चाहिए? हाई, ठीक। और जिसको नहीं पता चल रहा परमिबिलिटी क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, इसमें मैंने बहुत ही लंबा चौड़ा 3 घंटे का लेक्चर दे रखा है यूट्यूब पे, बहुत डिटेल में। उसमें तुम्हें एक एक वर्ड पता चल जाएगा, रिलक्टेंस क्या होता है, परमिबिलिटी क्या होती है, परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वहां से जाके देख सकता है। परमिबिलिटी, परमिटिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। परमिबिलिटी, ओके। रिलक्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। रिलक्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, ओके। अच्छा, अब बताओ, ये तो मान लो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, किसका बना होना चाहिए? किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, हाँ। ये सारी मटेरियल, जैसे देखो, समझो जरा, ये जो प्रॉपर्टी है किसमें मिलेगी आपको? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? सिलिकॉन स्टील। आ रही बात समझ में? म्यू हाई, रिलक्टेंस लो, ऐसी प्रॉपर्टी किसी में होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। जैसे बोलते हो ना आयरन, आयरन भी कई टाइप के होते हैं ना, तो इसी तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है सिलिकॉन स्टील, या फिर CrGO, CrGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है। अच्छा, अब कोई कहेगा सर ये CrGO क्या है? तो एक्चुअली नॉर्मल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या सिलिकॉन स्टील का अपग्रेडेड वर्जन। अपग्रेडेड वर्जन समझो जरा, नाम में ही देखो, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। देखो एक बात बताओ, मैं तुम्हारे सामने 2 डायग्राम रख रहा हूं, तुम मुझे बताना किसकी परमिबिलिटी ज्यादा है। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, मैं इसमें आपके सामने डोमेन्स बनाने वाला हूं। दीज आर द डोमेन्स। क्या होता है डोमेन? मैग्नेटिक मटेरियल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का सब्जेक्ट है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, बहुत, वहां आराम से 3 घंटे का लेक्चर है, देख सकते हो, 2.5 घंटे का, ज्यादा है। बाकी मैं पढ़ाऊंगा, एक बार फिर पढ़ाऊंगा, जब मटेरियल में पढ़ाऊंगा तब डिटेल में। एक्चुअली तुम्हें पता है, मशीन पढ़ने से पहले ना तुम लोग एक बार लगाना जरूर है, अगर टाइम मिले तुम लोग को। वो लेक्चर इतने, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पूछो मत। चलो देखो, अब बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, किसकी परमिबिलिटी ज्यादा है? किसकी परमिबिलिटी ज्यादा है, फर्स्ट की सेकेंड की परमिबिलिटी? चलो यहां से जा रहा है, इधर से इधर है, इधर से इधर है, मतलब जो सप्लाई पूछ रहे हो ना, तो सप्लाई प्लस 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 प्लस
माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस। अब बताओ किसकी परमिबिलिटी ज्यादा है? देखो, अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है परमिबिलिटी होता क्या है, पहले मैं बहुत सिंपल सी बात बता दूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा डोमेन्स, ये जो एरो दिख रहे हैं दीज आर नोन एज डोमेन, जितने ज्यादा से ज्यादा डोमेन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने होते हैं उतनी ज्यादा उसकी परमिबिलिटी होती है। अब बताओ किसकी परमिबिलिटी ज्यादा है? यार देख के बता सको, छोटा बच्चा भी बता देगा इतना बताने के बावजूद तो बात को। फर्स्ट की, ठीक है, फर्स्ट की जो परमिबिलिटी है ज्यादा है। तो देखो, अगर इसमें से ए है सिलिकॉन स्टील, ए क्या है? सिलिकॉन स्टील। अब हमने इसमें कुछ मैकेनिकल प्रोसेस करके जो डोमेन्स इधर उधर रैंडमली ओरिएंटेड थे उसको हमने कुछ इस वे में डिजाइन कर दिया, मतलब इस तरीके से ओरिएंट कर दिया। तो अब बताओ, ये सिलिकॉन स्टील था, इसमें हमने मैकेनिकल प्रोसेस लगा के अगर डोमेन्स को एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया तो इससे जो ट्रांसफार्मर बनाएंगे वो क्वालिटी वाइज ज्यादा अच्छा होगा या नहीं? आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब यही है CRGO। अभी मुझे बताओ CRGO मतलब समझ में आएगा नहीं? सिंपल सिलिकॉन स्टील को ही मैकेनिकल प्रोसेस लगा के एक स्पेशल प्रोसेस से उसके जो ओरिएंटेशन होती है, उसके जो डोमेन्स होते हैं, उसको इस तरीके से डिजाइन करना कि वो एक और बहुत अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे, तो उससे हमारा जो पावर ट्रांसफर होगा वो और अच्छा होगा। तो अभी बताओ सिलिकॉन स्टील और CRGO दोनों में क्लियर है? क्या कोई अलग अलग है? नहीं, अपग्रेडेड वर्जन है, एक विंडोज 7 है, एक विंडोज 10.1 है। आगे बात समझ में? बेसिक फंक्शन दोनों का सेम है, थोड़ा सा कुछ फीचर्स इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी वाइज ज्यादा हो जाएंगे। आगे बढ़े, सिलिकॉन स्टील और CRGO। अब देखो, यहां पे देखो तुम्हारे नाम से पता चल गया, G फॉर ग्रेन। ग्रेन क्या होता है? डोमेन होता है। तो ग्रेन का ओरिएंटेशन ही क्या होता है? CRGO। गरम करके उसे ठंडा करना और ठंडा करने में जो प्रोसेस होता है ग्रेन का ओरिएंटेशन का, तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, दिस इज CRGO। ठीक, पहले मैं सोचता था वो खाने वाला ग्रेन होता होगा इसमें, बहुत सही सोचते थे। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट, सिलिकॉन स्टील। अच्छा, क्या ये सिलिकॉन, ये जो मटेरियल होता है, क्या ये सॉलिड मटेरियल होता है या स्ट्रिप्स के बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? स्ट्रिप्स से बने होते हैं, या फिर थिन लेमिनेशन, या फिर किससे बना होता है? थिन लेमिनेशन से। चलो, थिन लेमिनेशन से क्यों बनाया हमने? थिन लेमिनेशन से क्यों बनाया? टू रिड्यूस एडी करंट। चलो, वेरी गुड। कितने लोग इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में सक्षम हैं कि थिन लेमिनेशन से एडी करंट रिड्यूस होगा? दिखा सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। चलो बढ़िया, मतलब दो चार लोगों को याद है। देखो समझो जरा, थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज एडी करंट। पहले समझते हैं व्हाट इज
एडी करंट। उसके बाद समझते हैं कि क्या होता है। ओके, व्हाट इज एडी करंट? समझना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं एडी करंट, आई होप उन्हें जान के अच्छा लगेगा। एक साइड व्यू है, एक साइड व्यू है, एक सॉलिड मटेरियल का, एक सॉलिड मटेरियल का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं बनाना ही नहीं, मतलब जब साइंटिस्ट ने पहली बार बनाया तो उनको थोड़ी पड़ी थी कि चलो सिलिकॉन स्ट्रिप लेते हैं। उन्होंने कहा चलो बनाना है, बना दिया। ठीक है, एक सॉलिड मटेरियल ले लिया। अब सॉलिड मटेरियल का मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ साइड व्यू। सॉलिड मटेरियल का क्या दिखा रहा हूँ? साइड व्यू। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, पहले व्हाट इज एडी करंट? तो एडी करंट पहले तो तुम्हें पता है कि जब भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल, जब भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक करंट। यस या नो? जब भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे क्या प्रोड्यूस होता है? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या एक करंट, मतलब एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, बस सिंपल। चलो, अब एक बात बताओ, ये जो तुमने वायर लगाया हुआ है, ये जो तुमने वायर लगाया हुआ है, क्या ये वायर वेरिएबल फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यस या नो? जो तुमने सप्लाई दी हुई है एसी सप्लाई, क्या ये रिस्पॉन्सिबल है वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए? आंसर इज यस। तो मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे सिस्टम में है। मैं अपना स्टेटमेंट फिर से रिपीट करता हूं, जब भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अब बताओ, हमारे पास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है? यस या नो? ठीक है, चलो दूसरी चीज, कंडक्टिंग मटेरियल। तो जो तुम्हारा सिलिकॉन स्टील है, दिस इज कंडक्टिंग मटेरियल। यस या नो? ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट बहुत अच्छी कंडक्टिविटी नहीं होगी, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी नहीं होगी, बट इट हैव सम कंडक्टिविटी, मतलब करंट तो फ्लो होगा। ठीक, अच्छा बताओ, अब बताओ दोनों कंडीशन फुलफिल हुए कि नहीं? सिलिकॉन स्टील इज अ कंडक्टिंग मटेरियल एंड वी हैव वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? बोलो। हमारी दो रिक्वायरमेंट थी ईएमएफ इंड्यूस की। ठीक है, तो अब ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर ये नेचर में सॉलिड है, नेचर में क्या है? सॉलिड है, तो एक बात बताओ, अब जैसे होता है ना कि पानी, जैसे जब बारिश हो रही होती है, जब बारिश हो रही होती है तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है? सर्कल ही होता है। जो ड्रॉप मतलब वो काइंड ऑफ एक नेचुरल टेंडेंसी है मिनिमम एरिया को कवर करने की। उसी तरीके से जब हमारा किसी एक सॉलिड मटेरियल में जब हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वो किस फॉर्म में सर्कुलेट करता है करंट? इस तरीके से, रिंग के फॉर्म में। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एडी करंट, दिस इज कॉल्ड एडी करंट। एक डिश होती है जलेबी, ओके, ठीक है। अब समझो जरा, फिर से ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि जब भी कोई जब भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी वजह से एक सर्कुलेटिंग पाथ क्रिएट होता है।
जब भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा करंट तो फ्लो होगा। अब वो जो करंट फ्लो होगा वो बाय नेचर वो कैसा होता है, सर्कुलर रिंग टाइप। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये क्या ये हमारे काम का है, क्या ये हमारे काम का है किसी भी तरीके से, जल्दी बोलो, क्या ये एडी करंट लॉस हमारे काम का है, किसी हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं क्या इसको? कहाँ चले गए भाई लोग, आवाज नहीं जा रही क्या? क्या हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस एडी करंट को किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये बेसिकली हमारे लिए लॉस है। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हारे सामने दो रिंग बना रहा हूं, ए एडी करंट, दूसरा एडी करंट। अब बताओ एडी करंट से प्रॉब्लम क्या है, पहले तो ये बताओ दो तुम, एडी करंट से प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें हटाना ही क्यों हो रहा है सिस्टम बढ़ने, क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है एडी करंट से? हीट प्रोड्यूस होता है। चलो, अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अब बताओ इन दोनों में से ऑप्शन ए ऑप्शन बी कौन सा एडी करंट ज्यादा खतरनाक है, ए या बी? विच वन इज मोर डेंजरस, या फिर विच वन विल क्रिएट मोर हीट, विच एडी करंट विल क्रिएट मोर हीट, ए या बी? बी। क्यों? क्यों? क्योंकि एडी करंट लॉस होता है, एडी करंट इज पावर इनटू एडी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो अब बताओ किसका ज्यादा लेंथ है, लेंथ किसका ज्यादा है, जिसका लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब बताओ लेंथ किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा देरी में घूम रहा है, ए या बी? कौन ज्यादा पाथ को ट्रेवल कर रहा है, ए या बी? बी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, हीट लॉस, एडी करंट लॉस ज्यादा होगा। यस या नो, ये बात आपको समझ में आ गई? जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट लॉस, और जितना ज्यादा हीट लॉस उतना ज्यादा मतलब काइंड ऑफ एडी करंट से होने वाली प्रॉब्लम। डन? ओके। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एडी करंट को रिड्यूस करना है तो तुम किस पे फोकस करोगे, इस लेंथ को क्या करोगे, घटाओगे बढ़ाओगे, इस लेंथ को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, लेंथ को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। अब आपने आंसर ढूंढ लिया, अब आपने अपना आंसर ढूंढ लिया, ध्यान से सुनो। एक सॉलिड स्ट्रिप था और दूसरा था आपका सिंपल स्ट्रिप। अगर मैं इसे बीच बीच में ब्रेक कर दूं, ऐसे ऐसे स्ट्रिप वाइज लगा दूं, स्ट्रिप वाइज लगा दूं, ठीक है? अब आप बताना, जब यहां पे ये सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, ये ज्यादा दूरी तक जा पाएगा क्या, ज्यादा राउंड घूम पाएगा? बोलो। नहीं ना? सब लोग समझ पा रहे हो ना? अब बताओ, जैसे अब ये घूमेगा, घूम पाएगा क्या? नहीं घूम पाएगा ना यार, लिमिटेशन हो गई। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा है, वार्निश लगा हुआ है। सॉरी। अरे नहीं, हाँ, वर्निश या इम्प्रेग्नेटेड पेपर, वर्निश या इम्प्रेग्नेटेड पेपर।
ओके, तो अब समझो जरा। अच्छा, एक बात बताओ, हम रोक किसको रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को या मैग्नेटिक फ्लक्स के ट्रांसफर को? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स के ट्रांसफर को? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को, ठीक है। एडी करंट तो करंट है ना, इलेक्ट्रिकल है। तो कहने का मतलब अब बताओ, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि लेमिनेशन से, छोटे छोटे स्ट्रिप से, लेमिनेशन से एडी करंट रिड्यूस कैसे होगा? क्या ये बात सबको क्लियर होगी? अरे यार, इसको खत्म करे भाई, अभी तो चलो। तो ये अभी एक बार फिर से डिस्कस करेंगे एडी करंट को भी, ठीक है। जब लॉसेज में आएंगे तब एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम कोर पे चल रहे हैं, तो कोर को एक बार कवर करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो स्ट्रिप होती है, इसकी जो थिकनेस होती है, कितनी होती है? 0.25 mm टू 0.5 mm, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, 2535, उसी के आसपास, ठीक है। अच्छा ये जो कोर होता है कोर में नॉइज होती है, वो नॉइज किसकी वजह से होता है? एनीवन? ट्रांसफार्मर के कोर में नॉइज होती है, वो नॉइज किसकी वजह से होती है? वेरी गुड, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। क्या होता है इस चीज को? अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। बाकी जब पढ़ाएंगे मटेरियल तो दोबारा बताएंगे। ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस मोर नॉइज। ओके, नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। ओके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या है? ये मैग्नेटिक मटेरियल की ना एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इसका जो डायमेंशन है वो चेंज होना चाहता है, चेंज होने की टेंडेंसी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे जो डायमेंशन की चेंज होने की टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। चलो, अब जो लेमिनेशन होता है उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगा होता है? तो वर्निश या फिर ऑक्साइड, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का, और एक होता है फॉस्फेट, ठीक है। ओके, अच्छा इसमें, हाँ, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, पेपर, ठीक है। ओके, और क्या है, और क्या पॉइंट्स हैं कोर के बारे में, और कोई खास बात? अच्छा, जितने पावर ट्रांसफार्मर है वो किससे बने होते हैं? सीआरजीओ से या सिलिकॉन स्टील से? पावर ट्रांसफार्मर किससे बने होते हैं, सीआरजीओ से या सिलिकॉन स्टील से? सीआरजीओ से, पावर ट्रांसफार्मर याद रखना। जो नॉर्मल जो नॉर्मल रेटिंग के ट्रांसफार्मर है वो सिलिकॉन स्टील से बनते हैं। बट जो, यार एक बात बताओ, कौन, विच वन इज बेटर, सीआरजीओ सिलिकॉन स्टील, कौन ज्यादा अच्छा है? सीआरजीओ, या पावर ट्रांसफार्मर तो उसी से बनाएंगे ना, ठीक है। ओके, उसके बाद हाँ, एक एक पॉइंट और है, एक पॉइंट इतना है समझना
कि सिलिकॉन में क्या करते हैं ना, जैसे एक बात बताओ, कंडक्टिविटी जो मटेरियल है, कोर मटेरियल, मेरी बात ध्यान से सुनना फिर आंसर देना। कोर मटेरियल की कंडक्टिविटी आप क्या चाहते हो, हाई या लो? कंडक्टिविटी आप क्या चाहते हो, हाई या लो? लो चाहते हो, ओके। तो कोर मटेरियल की कंडक्टिविटी आप चाहते हो लो, क्यों लो क्यों चाहिए बताओ जरा, लो क्यों चाहिए? देखो, अभी आपने कुछ देर पहले एडी करंट की बात करी थी, तो एडी करंट क्या था, आई एडी स्क्वायर इंटू आर। तो आप बताओ कंडक्टिविटी अगर लो होगी तो आई ई की वैल्यू क्या होगी, आई करंट, आई ई की वैल्यू क्या होगी, लो या हाई? अगर आपकी कंडक्टिविटी लो होगी तो एडी करंट की वैल्यू क्या होगी, लो। और एडी करंट लो होगी तो एडी करंट लॉस क्या होगा, लो। एडी करंट क्या लॉस क्या होगा, लो। और अगर एडी करंट लॉस होगा लो, तो इसका मतलब लॉस क्या होगा, रिड्यूस होगा। और लॉस अगर रिड्यूस होगा तो हीट क्या होगा, वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है, कोर मटेरियल की कंडक्टिविटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है। और इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, 4 to 5% ऑफ सिलिकॉन। आगे बात समझ में, 4 to 5% सिलिकॉन ऐड किया जाता है। अभी मुझे आप ये बताओ, जितने पॉइंट्स मैंने कोर से रिलेटेड आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? बाकी एडी करंट, हिस्टैरिसीस सब पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे अपन। कोर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोर मटेरियल में? संदीप, सुखजिंदर, सुशांत, क्या आप लोग अवेलेबल हो? ओए भाई शांत हो जा, क्या बता।